नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जहां हम लोग सेकेंड क्लास को छोड़े थे वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज हमारी क्लास कहां से स्टार्ट होगी? प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं, ये शब्द जो है प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया था? तो ये दिया था जेक्यू प्लोअर ने 1931 में। ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ ऑफ द सेल वॉल इन द प्लांट सेल। कहने का मतलब है, देखो, प्लांट सेल में क्या होता है, सबसे ऊपर पाई जाती है सेल वॉल। ठीक है। उसके नीचे पाया जाता है प्लाज्मा लेमा। ठीक। तो यानी प्लाज्मा लेमा के जस्ट नीचे हमारी क्या पाई जा मतलब सेल वॉल के जस्ट नीचे हमारा क्या पाया जाता है? प्लाज्मा लेमा। लेकिन जब एनिमल सेल की हम लोग बात करते हैं तो एनिमल सेल में तो ये वाली लेयर पाई नहीं जाती है, तब प्लाज्मा लेमा ही हमारा क्या होगा? आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी एनिमल्स में। बात समझ में आई? प्लांट सेल में पहले सेल वॉल है, उसके बाद प्लाज्मा लेमा है। ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल है नहीं, तो सिर्फ क्या है? प्लाज्मा लेमा ही हमारी क्या है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है। इसके बाद बात करें, इन प्लांट इट लाइज बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। अगर बात किया जाए भैया तो ये क्या होता है? सबसे बाहर हमने बताया सेल वॉल होती है, उसके बाद सेकेंड लेयर हमारी क्या होती है? प्लाज्मा लेमा होती है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा क्या पाया जाता है भैया? न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसके चारों ओर भरा क्या रहता है? हमारा साइटोप्लाज्म भरा रहता है। ठीक है। तो ये जो हमारा देखो, ये हमारा सेल वॉल है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। तो सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के बीच में ही हमारी क्या पाई जा रही है? प्लाज्मा लेमा पाई जा रही है। तो आपको पता ही है, इट इज़ अ लिविंग अल्ट्रा थिन इलास्टिक पोरस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कवरिंग द सेल। तो आपको सब पता है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अबाउट 75 to 100 एंगस्ट्राम। ठीक है। 75 से 100 एंगस्ट्राम किसका साइज होता है? अब एंगस्ट्राम भैया कितना होता है? एंगस्ट्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है। एक एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है। यानी इतनी छोटी इकाई है। ठीक है। यानी एक के नीचे अगर आप 10 के पीछे अगर 10 जीरो लगा देंगे तो इतनी छोटी ये क्या है? एक का ये भाग है 1 मीटर का। ठीक है। तो यानी बहुत छोटा भाग है। तो ये हमारा क्या है? सेल वॉल का ये साइज होता है। ठीक है। बात किया जाए, द मोस्ट सेल वॉल इज ट्राई मिनरल, इन 3 लेयर से बनी होती है। ठीक है। पहली लेयर लगभग 25 एंगस्ट्राम की होती है, दूसरी 25 से 30 और तीसरी भी 25 से 30। कहने का मिला 25 25 30 30 एंगस्ट्राम की होती, तो लगभग 75 से 100 एंगस्ट्राम हमारा हो जाता है। द 3 लेयर्ड प्रोटीन लिपिड प्रोटीन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन। देखो, बात को समझो, 2 प्रकार का हमारा जो है क्या होता है? मॉडल होता है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 2 मॉडल होते हैं। 2 मॉडल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, कई बार ये पूछे गए। इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कई बार पूछा गया है। तो इसमें 2 मॉडल हैं। एक को हम लोग बोलते हैं क्या? एकक कला मॉडल। क्या बोलते हैं? एकक कला मॉडल। दूसरे को बोलते हैं हम तरल मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं? तरल मोज़ेक मॉडल। ये 2 मॉडल्स जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं इनके लिए। अगर बात किया जाए एकक कला मॉडल की, तो एकक कला मॉडल में क्या होता है? ऊपर हमारा क्या होता है? प्रोटीन 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 की लेयर होती है, नीचे भी हमारा क्या होता है? प्रोटीन 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 की लेयर होती है, और बीच में हमारे क्या होते हैं? लिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक है। ये बीच वाले हमारे लिपिड हो गए, और ऊपर नीचे हमारा क्या हो गया? प्रोटीन, ये भी प्रोटीन। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस टाइप का मॉडल आप देखें अगर, तो क्या इसको बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग सैंडविच मॉडल। जब आप लोग सैंडविच खाते हैं तो क्या देखते हैं? ऊपर नीचे ब्रेड रहता है, जैसे इसमें ऊपर नीचे प्रोटीन है वैसे ऊपर नीचे ब्रेड रहता है, और बीच में उसमें जो भी भरा रहता है आलू वगैरह। ठीक है। तो उसी के आधार पर इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? सैंडविच मॉडल। यानी 2 लेयर्स के बीच में सिंगल लेयर किसकी रहेगी? लिपिड की। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एकक कला मॉडल या सैंडविच मॉडल। दिया किसने इसको था? तो भैया इसको दिया था रॉबर्टसन ने। याद रखना, इसको दिया था रॉबर्टसन ने। पूछा जाए एकक कला मॉडल किसने दिया था? तो रॉबर्टसन ने दिया था। अगर पूछा जाएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था भैया सिंगर और निकोलसन ने। ठीक है। सिंगर एंड निकोलसन ने इसको दिया था 1872 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगर एंड निकोलसन ने इसको दिया था। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें क्या था? इसमें भैया देखो, ये हमारे लिपिड के कण थे। ठीक है। ये मान लो हमारी लिपिड है। ठीक है। इन लिपिड्स में ये जो हमारी प्रोटीन है, ये कुछ इस प्रकार से धसी होती है। ठीक है। इस प्रकार से इसमें धसी होगी कहीं भी। ठीक है। यानी कोई रेगुलर फेज नहीं है, कहीं पर भी धसी हो सकती है। ठीक है। तो ये हमारा क्या था? इसी को हम बोल देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है। उसमें क्या था? एक सिस्टमैटिक था कि ऊपर प्रोटीन की लेयर रहेगी, नीचे प्रोटीन की लेयर रहेगी, बीच में हमारी लिपिड की लेयर रहेगी। लेकिन इसमें क्या है? कुछ फिक्स्ड नहीं है, लिपिड की लेयर्स रहेंगी, उनके बीच में कहीं भी हमारा क्या होगा? प्रोटीन भरी होगी। ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
ठीक है। स्ट्रक्चर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इट इज़ फाउंड इन द मैनी पोर्स थ्रू विच द एक्सचेंज मॉलिक्यूल्स, इसमें एक्सचेंज मॉलिक्यूल होता रहता है, ये सब अपनी बात है। आगे बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या फंक्शन क्या होते हैं, हमारे कार्य क्या होते हैं, ठीक है। प्राइमरली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, क्या देती है भैया, ये सहारा देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, ठीक है। दूसरी बात करें अगर, तो एक्सटर्नल फॉर्म टू द प्रोटोप्लाज्म, जो हमारा देखो प्रोटोप्लाज्म है उसको क्या करती है, सपोर्ट देती है मैकेनिकल, यानी बाहर से हमारा एक आवरण बना दी, जैसे प्रोटोप्लाज्म में द्रव था भरा हुआ था तो इसके बाहर एक आवरण बन गया तो इसको क्या मिला, एक मैकेनिकल सपोर्ट मिल गया, ठीक है। और डिलिमिट कर दी, एक लिमिट हो गई प्रोटोप्लाज्म की, हाँ इसी के भीतर प्रोटोप्लाज्म रहेगा, ठीक है, तो डिलिमिट्स हो गया, ठीक है। इसके बाद करें, और बचाती है भैया ये क्या, एक्सटीरियर से बाहर से बचाती है पूरे प्रोटोप्लाज्म को। इट चेक्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, जो कि आपको बताया कैसा है, सेमी परमिएबल है, ठीक है। तो जो इसमें डिजायरेबल चीज़ें होंगी वही अंदर जाएंगी, वही इससे बाहर जाएंगी, तो इससे ना एंट्री और एग्जिट को ये क्या करती है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस की रोक देती है, ठीक है। इसके बाद ड्यू टू इट्स सेमी परमिएबिलिटी इट्स एमिट नेसेसरी मटेरियल एंड फ्रॉम द सेल सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, ठीक है, क्योंकि ये क्या सेलेक्टिव परमिएबल है, इसीलिए क्या करती है, कुछ चीज़ों को क्या करती है, अंदर जाने देती, कुछ चीज़ों को बाहर जाने देती है। मोर एवर इट परमिट्स ओनली वन पैसेज फॉर मॉलिक्यूल लाइक मिनरल्स इनटू द सेल एंड रिस्ट्रिक्ट देयर आउटवर्ड मूवमेंट। अब कुछ जो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे मिनरल्स वगैरह हैं, वो ये क्या करती है भैया, सेल के अंदर तो चली जाने देती है लेकिन इनको बाहर निकलने नहीं देती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसी प्रकार से इसमें मॉलिक्यूल्स यानी मिनरल्स बने रहते हैं सेल के अंदर, तो ये हमारे मेन फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। साइटोप्लाज्म की अगर हम लोग बात करें तो आपको बताया सबसे बाहर हमारा क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल के बाद हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद जो इसके अंदर द्रव भरा रहता है इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो अब हम लोग साइटोप्लाज्म को पढ़ लेते हैं, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म व्हिच इज डिस्टिंग्विशेड इनटू द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड हाइलोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। देखो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, इसे हम लोग किस में डाल देंगे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स में। दूसरा हमारा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या हाइलोप्लाज्म जो बोलते हैं, जहाँ पर हमारा क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, तो यही वाला हमारा पोर्शन क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जहाँ पर मतलब आपको बताया हमने क्या, सेल के अंदर ये हमारी एक सेल हो गई, ठीक है, इस सेल के अंदर ये सेल वॉल होगी, उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी अगर ये प्लांट सेल है, अगर नहीं होगी प्लांट सेल तो ये बाहर वाला आवरण नहीं पाया जाएगा, ठीक। इसके अंदर कुछ ऐसे द्रव भरा रहता है, ठीक है, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में कुछ माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती होंगी, ठीक है, कुछ हमारे क्या राइबोसोम पाए जाते होंगे, ठीक है, कुछ हमारे क्या इसमें पाए जाते होंगे राइबोसोम, कुछ हमारे पाए जाते होंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, कुछ पाई जाती होंगी रिक्तिकाएँ, ठीक है, और यहाँ पर पाया जाता होगा एक केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक तो हमारा अलग चीज हो गई, केंद्रक को एकदम बाहर रख दो। ये हमारा जितना भी मैटर, जैसे ये गाल्गी बॉडी है और ये राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे हमारे क्या हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स ही हैं, ठीक है। न्यूक्लियस अलग चीज़ है, ठीक। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में सिर्फ द्रव रह जाएगा और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स में सारे ऑर्गेन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की जब हम लोग बात करें, द स्पेस बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस फिल्ड बाय एमॉर्फस ट्रांसलुकेंट होमोजेनस कोलाइडल लिक्विड नोन एज हाइलोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक है, बात बता चुके हैं सारी। द पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक अदर देन द सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज हाइलोप्लाज्म। अब सेल के ऑर्गेनल्स जो हैं, अंग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब आपको बता दिए हैं। इनके अलावा जितना भी मैटर बचा उसे हम क्या बोलेंगे, हाइलोप्लाज्म बोल देते हैं। व्हेन द सेल इज एक्टिव द साइटोप्लाज्म is in the fluid state, the cytoplasm in the gel condition when the cell is dormant। देखो जब सेल एक्टिव होती है तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ध्यान रखना। जब सेल क्या है हमारी एक्टिव है तब साइटोप्लाज्म कैसा है, भैया डॉर्मेंट, कैसा है, जेल फॉर्म में, सॉरी जेल फॉर्म में। सेल एक्टिव है तो लिक्विड है, एक्टिव है तो लिक्विड है, अगर डॉर्मेंट है तो कैसा होगा, जेल फॉर्म में आएगा, यानी गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। जब सेल डॉर्मेंट हो जाएगी तो कैसा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, जेल कंडीशन में पहुंच जाता है। द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर, सॉल्ट, सोडियम और अदर मेटल्स बहुत सारे पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड लाइक आरएनए, डीएनए भी पाया जाता है, कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। पहली बात तो क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, पानी पाया जाता है, साल्ट, सोडियम, ये सब पाया जाता है। इसके अलावा कुछ मेटल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, डीएनए और एंजाइम्स पाए जाते हैं इसी के अंदर। द पेरीफेरल
लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स रिलेटिवली नॉन ट्रेंगुलर विस्कोवियस, और भैया क्या होती है, क्लियर होती है। देखो दो प्रकार की लेयर हमने बता दिया। देखो एक तो हमारी, इसको हमने बांट दिया किसमें, दो में, साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स इसको दो भागों में बांट देंगे हम लोग। एक तो बोलेंगे हम इसको एक्टोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, एक्टोप्लाज्म। अंदर वाले के बोलेंगे हम क्या, इंडोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, इंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। अगर एक्टोप्लाज्म की बात किया जाए तो एक्टोप्लाज्म हमारा क्या होगा, नॉन ग्रेन्युलर होगा, ठीक है, विस्कोवियस होगा और क्लियर होगा, ठीक है। और जबकि हम इनर पोर्शन की बात करें तो हमारा ग्रेनुलर होगा, लेस विस्कोवियस होगा और एंडोप्लाज्म से हम वो लोग बोलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो हमारा बाहर वाला है ये कैसा है, नॉन ग्रेनुलर होता है, यानी ग्रेन्यूल्स इसमें नहीं बनते हैं, दानेदार नहीं होता है। बाहर वाला हमारा क्या है भैया, एक एंडोप्लाज्म, अंदर वाला क्या है, ग्रेनुलर है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, बाहर वाला हमारा क्या है, विस्कोवियस है, और अंदर वाला भैया हमारा क्या है, लेस विस्कोवियस है, ठीक है। इसके बाद अब अगर हम लोग बात करें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करेंगे तो इट इज अ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स सर्टेन नॉन लिविंग एंड लिविंग स्ट्रक्चर रिमेन सस्पेंडेड। इसमें क्या होता है, कुछ भैया लिविंग पोर्शन रहेगा, कुछ नॉन लिविंग पोर्शन रहेगा। द लिविंग स्ट्रक्चर और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइड्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स और ऑर्गेनॉइड, एंड द लिविंग स्ट्रक्चर इंक्लूड प्लास्टिड, माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोमियर्स, बेसल ग्रेन्यूल्स, स्फेरोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, सीलिया, फ्लैजिला, ये सारे क्या हैं हमारे, ये भैया सारे अंग हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन लिविंग सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, जैसे हमारा क्या, इन्हें हम लोग बोलते हैं पैराप्लाज्म, जो हमारे नॉन लिविंग है। देखो अब हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स की बात कर लें तो एक हमारा हो गया लिविंग। लिविंग में एग्जांपल के तौर पे आपको बहुत सारे पता हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, में सारे क्या हैं, लिविंग है। अगर बात करें नॉन लिविंग, नॉन लिविंग की अगर बात करें तो इनको हम लोग एक शब्द देते हैं, कहते क्या इनको हम लोग हैं, पैराप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराप्लाज्म, या इनको ड्यूटोप्लाज्म भी कह देते हैं। इसमें भैया हमारे सबस्टेंसेस, फैट, ऑयल क्रिस्टल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, वैक्यूल्स आ जाते हैं। याद रखना, अगर पूछ लिया जाए रिक्तिकाएँ हमारी किस प्रकार की हैं तो ये भैया हमारी लिविंग सबस्टेंस में नहीं आती हैं, नॉन लिविंग में आती हैं, पैराप्लाज्म में आती हैं। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब हम लोग बात कर लें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो हमारा है खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहली बार खोजा था। कब, 1837 में। कहाँ पर भैया, फ्लावरिंग प्लांट्स में खोजा था। जनरली अ सेल कंटेन अ सिंगल न्यूक्लियस, भैया मोस्टली क्या होता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर एक से ज़्यादा भी पाए जाते हैं, या भैया जो है मोर देन वन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कौन कौन से हैं ऐसे, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, कुछ एल्गीज ऐसी हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, कुछ फंजाई है, ब्यूचेरिया, राइजोपस, ये एग्जाम्पल्स हमारे क्या हैं जिनमें एक से अधिक न्यूक्लियस एक सेल में पाया जाता है, ठीक है। वेयर इज एन एनिमल सेल विद द कैरेक्टर आर कॉल्ड सिंस्टिया। याद रखना, क्या बोलते हैं, अगर एनिमल सेल में एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाएंगे, न्यूक्लियस पाए जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंस्टिया बोलेंगे, ठीक है। स्ट्रीड मसल जो हमारी होती हैं, यानी जो हमारी मांसल मसल है, रेखित पेशियां हैं, देखो रेखित पेशियां, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, रेखित पेशियां। तो स्ट्रीड मसल जो है, रेखित पेशियां जो हैं, इनमें क्या होता है भैया, एक से अधिक क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है एक सेल के अंदर, ठीक है। इनको कहा क्या जाता है, सिंस्टिया। अगर पूछा जाए आपसे कि एनिमल सेल में सिंस्टिया का एग्जाम्पल है, ठीक है, सिंस्टिया का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो क्या होगा, रेखित पेशियां, ठीक है। सिंस्टिया का एग्जाम्पल क्या होगा, स्ट्रीट मसल्स। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस एक सेल में पाया जाता है। बात समझ में आई। द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल वेरीज अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप, ऑल्दो इट इज ऑफन इन द सेंटर ऑफ सेल, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ऑल साइडेड ऑफ साइटोप्लाज्म एंड वन द सेपरेटेड इन द न्यूक्लियस एनवेलप एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक हो, देखो साइटोप्लाज्म से भरा रहता है, उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप हमको दिखाई देती है, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और ये हमारा क्या रहता है, इसके अंदर क्रोमेटिन धागे, न्यूक्लियोलस, ये सब इसके क्या हैं, स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं। ठीक है, मार्फोलॉजी की न्यूक्लियस की बात किया जाए अगर, शेप ऑफ न्यूक्लियस वेरीज अकॉर्डिंग टू स्पीसीज एंड सेल टाइप। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप का हमारा न्यूक्लियस पाया जाएगा, उसकी आकार उसका अलग अलग होगा, अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप का हमारा न्यूक्लियस पाया जाएगा। द रेंज ऑफ वेरिएशन इज लिमिटेड ऑल्दो द एडिशन ऑफ द कॉमन स्फेरिकल न्यूक्लिया या इलेप्टिकल होगा या फ्लैटेंड होगा। ज़्यादा से ज़्यादा भैया क्या होगा, गोल होगा, या तो हमारा फ्लैटेंड होगा, या हमारा क्या होगा, इलेप्टॉइड होगा।
In the majority of cell, margin of nucleus is quite regular, but some cell like leukocytes, nuclei and lobes enfolding of the margin. ठीक है, जैसे कुछ हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं, इसमें क्या होता है, लोब्स या इनफोल्डिंग्स पाए जाते हैं। ल्यूकोसाइट मतलब जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारी होती हैं, यही हमारी क्या होती हैं, ल्यूकोसाइट्स होती हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा का काम करती हैं ना, तो ये हमारी क्या होती हैं, इनमें हमारा क्या लोब्स वगैरह इनफोल्डिंग्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियस साइज जो है लगभग सबका बराबर रहता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या होता है, डीएनए कंटेंट पाया जाता है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज करेक्ट कोरिलेटेड विद द डीएनए कंटेंट, जितना डीएनए होगा उतना बड़ा साइज होगा न्यूक्लियस का। द न्यूक्लियस इंक्लूजन क्या क्या पाया जाता है इसमें, न्यूक्लियर एनवेलम या मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कैरियोप्लाज्म जिसे हम लोग बोलते हैं, और न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन। देखो क्या आपको बताए थे, पहली बात तो हमारा ये हमारा हो गया न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब ये हमारा हो गया न्यूक्लियर एनवेलप, या इसको मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। इसके अंदर पाया जाता है हमारा, इसे द्रव भरा रहेगा, तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर द्रव जो भरा है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर इसे कुछ धागे पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन धागे। ठीक है, इसके अंदर एक और संरचना पाई जाती है, इसे छोटी सी, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोलस, यानी एक केंद्रक के अंदर छोटी संरचना क्या पाई जाती है, केंद्रिका। ठीक है, तो ये हमारा कुल क्या हो गया, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। हालांकि न्यूक्लियर एनवेलप ऐसे नहीं बनी होती, न्यूक्लियर में कुछ ऐसे बनी होती है। ठीक है, इनके बीच में कुछ ऐसे जगह छोड़ी होती है। ठीक है, देखे होंगे आप सब लोग, कुछ इस प्रकार से बनी होती है हमारी ये। ठीक है, तो ये क्या है, बीच में स्पेस छूटा होता है। ठीक, ये हमारा इस प्रकार से क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप बनी होती है। डबल मेम्ब्रेन है, देखो क्या बताया, डबल मेम्ब्रेन है, बना चुके हैं आपके सामने। बीच में क्या है, पोर्स होते हैं, ओपनिंग पोर्स होते हैं। अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स लाइन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर मोस्ट लेयर इज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। देखो जो हमारा क्या है, ये हमारा आपको बताया ना, तो ये हमारा इसके बीच का जो स्पेस है इसे हम बोलेंगे क्या, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इन द मैनी प्लेसेस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ज्वाइंट्स द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसी से हमारा जो हमारी ये सेल पाई जा रही थी, इनको अलग अलग कर लेना आप अपने हिसाब से। ठीक है, यहीं से हमारा क्या होता है, कुछ जुड़े रहते हैं हमारे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही हमारा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है ये। ठीक है, ईआरवीसी से जुड़ा रहता है, किससे, न्यूक्लियर एनवेलप से। आगे अगर हम लोग बात करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पढ़ा चुके थे, स्मूथ और रफ। स्मूथ में हमारा क्या होता है, मतलब राइबोसोम नहीं पाए जाते, रफ में राइबोसोम पाए जाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे बात कर लें अगर हम लोग, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा रहता है। द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रोवाइड पाथवे फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की, यानी इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है, ये भैया हमारा क्या होता है, इट इज न्यूक्लियस इज पंक्चर्ड। अगर इसको निकाल दिया जाए तो न्यूक्लियस क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। इसी के कारण न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, हमारा राउंड शेप एकदम बना रहता है। अगर इसको निकाल दोगे तो पंचर्ड दिखेगा, जैसे हवा निकल जाए साइकिल से वैसा दिखेगा। इट फिल्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियर को स्पेस देता है अच्छा सा, इससे वो क्रोमोसोम और न्यूक्लियस में डेवलप हो पाए आराम से। कैरियोलिम्फ इज कंपोज प्राइमरली प्रोटीन मटेरियल एंड रिच इन द एसिडिक प्रोटीन ऑफ आरएनए रिच इन बेस। देखो क्या होता है, पहली बात तो प्रोटीन मटेरियल तो पाया जाता है, दूसरी बात क्या पाया जाता है, एसिडिक प्रोटीन पाई जाती है, आरएनए रिच बेस होते हैं, एडेनिन और यूरेसिल यानी आरएनए के बेस पाए जाते हैं, आरएनए पाया जाता है मुख्यतः। ठीक है, साइट ऑफ सर्टेन एंजाइम इन न्यूक्लियस, कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस की अगर बात किया जाए, जो केंद्रिका हमारी है, जो केंद्रक का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, इसकी खोज किसने की थी, टिनल फोंटाना ने की थी। किसने की थी, टिनल फोंटाना ने। टिनल फोंटाना ने इसकी खोज की थी कब, 1871 में। ठीक है, टिनल फोंटाना ने कब खोज की थी, 1871 में। इट इज रिलेटिवली लार्ज जनरली स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। द नंबर ऑफ न्यूक्लियोइड्स present in each nucleus depend upon the species and number of the chromosome set of chromosome. It many प्लांट एंड एनिमल से देयर आर वन न्यूक्लियोलस एंड ईच हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। देखो क्या होता है, न्यूक्लियोलस कभी कभी सिर्फ एक पाई जाती है केंद्रक भर में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जितने हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जाते होंगे किसी स्पीसीज में, उतनी एक केंद्रक में उतनी न्यूक्लियोलस पाई जाती होंगी। कहने का मतलब, अब एक भैया हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम इसमें मान लो जैसे गेहूं है, तो गेहूं में हमारे क्या 42 क्रोमोसोम होते हैं, और ये होता कैसा है, हेक्साप्लॉइड, यानी इसमें क्या होगा, 7 जो हमारे हैं हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। ठीक है, 7 हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। तो भैया अगर इसकी बात की जाए 7 हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, तो इसमें 7 न्यूक्लियोलस पाई जाएंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें हेटेरोक्रोमेटिक पोर्शन,
ऑफ क्रोमोसोम बीइंग कांटेक्ट विद द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द इंटरफेज। अब भैया इंटरफेज का होता है, देखो जब सेल डिवीजन होता है तो सेल का प्रिपरेटरी स्टेज यानी जो प्रिपरेशन का स्टेज होता है, तैयारी का, कि सेल डिवीजन करने के लिए तैयारी का स्टेज जो होता है उसे हम लोग इंटरफेज बोलते हैं। ठीक है, इसमें G1 G2 ये वाले सब पार्ट आते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइज रीजन इन द क्रोमोसोम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग RNA। क्या करता है, न्यूक्लियर RNA बनाता है। एंड द न्यूक्लियोलस क्या होती है, डिसअपेयर हो जाती है। सेल डिवीजन और डॉटर सेल्स जो हमारी जब बन जाती हैं तब न्यूक्लियोलस वापस आ जाती है। देखो बात को समझो, जब सेल डिवीजन होता है तब न्यूक्लियोलस बहुत काम करती है। पहली बात क्या होता है इसमें, पहली बात तो हमारा क्या होता है, इंटरफेज के टाइम पर क्या होता है, न्यूक्लियर और जो हमारा क्या है क्रोमोसोम जो हमारा है इसे RNA हमारा बनता है। ठीक है, ये हमारा क्या क्रोमोसोम के क्या बनाते हैं, हमारे यही हमारे DNA RNA में सिंथेसिस करते हैं, यानी RNA सिंथेसिस होगी इसी में, DNA सिंथेसिस होगी इसी में। ठीक है, और न्यूक्लियोलस हमारी क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। लेकिन जब नई संतानें पैदा होंगी तो उनके अंदर फिर न्यूक्लियोलस केंद्र के अंदर होगी। ठीक है, यही हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। हाउएवर अ प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस इज फाउंड इन प्रेजेंट ऑफ स्पेरोगायरा एंड यूग्लिना। द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम एंड सिंथेसिस ऑफ RNA। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है भैया, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम और RNA का बनाना। राइबोसोम बना रहा है इसका मतलब ये प्रोटीन बनाएगा, राइबोसोम से प्रोटीन बनती है, और RNA ये बना रहा है, यानी मेन फंक्शन क्या हो गया न्यूक्लियस का, प्रोटीन और RNA का बनना। बात समझ में आई। इसके बाद बात कर लें क्रोमैटिन धागों की। क्रोमैटिन धागे हमारे यही हमारे आगे चलकर सेल डिवीजन के टाइम पर क्या होते हैं, क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। देखो ये हमारे क्रोमैटिन धागे थे, जब सेल डिवीजन होने वाला होता तो यही क्या होते हैं, थोड़ा सा कंडेंस्ड होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, यही क्या होते हैं, आपस में जुड़कर मोटे होते हैं, और यही हमारे क्या करते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेंट डार्कली स्टेन्ड मटेरियल कॉल्ड क्रोमैटिन। ग्रीक भाषा का शब्द क्रोमैटिन मतलब होता है कलर, व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ DNA हिस्टोन एंड प्रोटीन्स मेकअप ऑफ क्रोमोसोम। इसी से हमारा क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। ड्यूरिंग द इंटरफेज, कब, सेल डिवीजन के टाइम पर, द क्रोमैटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज इन नंबर ऑफ लॉन्ग लूज्ड इरेगुलर स्टैंड कॉल्ड क्रोमैटिन रेटिकुलम। क्या बन जाता है, क्रोमैटिन रेटिकुलम बनता है, और इसी से हमारा क्या होता है, सेल बिगिनिंग डिवाइड हो जाती है, और भैया ये हमारा क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। शब्द दिया था वाल्डेयर ने, खोजा था स्ट्रासबर्गर ने, सब आपको बता चुके हैं। The main function of chromatin are the package of DNA into a smaller volume of cell. The strength of DNA is allowed to the mitosis and meiosis के टाइम पर भैया ये बहुत काम आता है। DNA रेप्लिकेशन में हमारा क्रोमैटिन धागे ही काम आते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी इसमें प्लास्टिड और छोटे छोटे और टॉपिक्स बचे हैं उनको कवर कर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।